नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे 3 राज्यों की और 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। इनकी बात इसलिए कर रहा हूं कि इन तीनों राज्यों में ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी सरकारें इन राज्यों की ज़्यादा समय तक या कहें कि अपना जो निर्वाचित कार्यकाल है वो पूरा नहीं करने वाली, ऐसी ऐसी आशंका नज़र आती है। राजनीति के बारे में कुछ आप बड़े दावे के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि हम आप या मतलब जो भी इस तरह का विश्लेषण करते हैं वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है। हम ज्योतिषी नहीं हैं कि बता सकें कि आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद या 30 साल बाद क्या होने वाला है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां होती हैं, जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है, पॉलिटिकल प्रोसेस जो होता है, उसको देखकर जो कुछ समझ में आता है, उससे निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है वो निकालकर आपके सामने रख रहा हूं। 3 राज्य, तीनों राज्यों के नाम बता देता हूं: झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब बारी बारी मैं बताता हूं कि क्यों इनके बारे में ऐसी बात, ऐसी आशंका जाहिर कर रहा हूं। झारखंड से शुरुआत करते हैं। झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, चुनाव हार गए। देखिए, चुनाव में और क्रिकेट मैच या किसी भी खेल के मैच में, मैच के दौरान क्या हुआ, खेल में क्या हुआ, किसके साथ ईमानदारी हुई, बेईमानी हुई या नहीं हुई, कौन मजबूत था और कौन कमज़ोर था, कौन बढ़िया खेला, खराब खेला, आखिर में जो बात मैटर करती है कि जीता कौन। तो जीता कौन और हारा कौन। तो बीजेपी हार गई, रघुवर दास हार गए, और भाजपा के जो विरोधी थे, गठबंधन था झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का, वो जीत गया। अब ये तो सच्चाई है। अब नतीजा आया, तो नतीजा क्या आया? कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं झारखंड में। एक सदस्य बाद में नॉमिनेट होता है, तो 81 सदस्यों का चुनाव होता है। जो चुनाव हुआ उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, उसको मिली 30 सीटें। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी बाहर हो गई, उसको मिली 26 सीटें। 18 सीटें कांग्रेस को मिली, और आजसू को, जो अलायंस पार्टनर पहले था भारतीय जनता पार्टी का लेकिन इस चुनाव में अलग लड़ा, उसको मिली 2 सीटें, और एक आरजेडी को मिली, 1 सीट एनसीपी को मिली, सीपीआई-एमएल को भी 1 सीट मिली, और 2 निर्दलीय जीते। तो ये विधानसभा की स्थिति है। झारखंड में कोई भी गया हो चुनाव से पहले, 6 महीने, साल भर पहले, और उससे पहले भी, लेकिन 6 महीने, साल भर पहले जो भी गया होगा, जरा भी राजनीति में रुचि रही होगी, समझ रही होगी, तो उसको नज़र आ रहा था कि रघुवर दास की सरकार गिरने जा रही है, यानी भाजपा चुनाव हारने जा रही है। क्यों हारने जा रही है? बीजेपी से नाराज़गी नहीं थी। आप लोगों से वहाँ बात करिए तो जो बातचीत में आता था कि बीजेपी से नाराज़गी नहीं, लेकिन रघुवर दास को किसी भी हालत में लोग हराना चाहते थे, उनके व्यवहार से, उनके कामकाज की शैली से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जिद थी कि बदलेंगे नहीं मुख्यमंत्री, चुनाव चाहे हार जाए, तो हार गए चुनाव। तो ये तीनों राज्यों की जब मैं बात कर रहा हूं, तो आपको बताऊंगा कि कैसे बीजेपी लीडरशिप के गलत फैसलों के कारण ये इन राज्यों में बीजेपी की स्थिति खराब हुई। तो झारखंड में सिर्फ इतनी ही बात नहीं हुई कि रघुवर दास को बदलने को तैयार नहीं हुए। जो जनता की नज़र में विलन बन चुके थे, उनको हटाने के लिए तैयार लीडरशिप इसलिए नहीं हुई कि एक बार जिसको जिम्मेदारी देते हैं उसको बदलना नहीं चाहिए। ये जो फॉर्मूला था, देखिए राजनीति में कोई जो है परमानेंट फॉर्मूला नहीं चलता कि ऐसा किया था और ये रिजल्ट आया था तो अगली बार ऐसा करेंगे तब भी आएगा। आप हमेशा सिचुएशन जो है बड़ी वोलेटाइल भी रहती है और बड़ी फ्लूइड भी रहती है। आपको समय काल की परिस्थिति के अनुसार अपनी नीति को बदलना पड़ता है, बिना इसकी परवाह किए कि कौन क्या कहेगा। तो ये झारखंड में जो है नेतृत्व तो नहीं बदला, तब भी बीजेपी जीत जाती, क्योंकि बीजेपी से उतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं थी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। आजसू जो अलायंस पार्टनर था, वो 16 सीटें मांग रहा था 81 में से। भारतीय जनता पार्टी 13 सीटें देने को तैयार थी। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 सीटों के लिए कोई सरकार गंवाने को तैयार हो जाएगा।
लेकिन बात सिर्फ 3 सीटों की नहीं थी। रघुबर दास की ये जिद थी कि आजसू के साथ अलायंस करना ही नहीं, और आजसू भी अड़ा हुआ था, सुदेश महतो अड़े हुए थे उसके नेता, कि इससे कम पर हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे समझौता टूट जाए। उनको लग रहा था कि उनकी ज़्यादा सीटें आएंगी, वो किंग मेकर बन सकते हैं। तो ये जो महत्वाकांक्षा होती है, गलत अपनी शक्ति के आधार पर आकलन करके वो डुबोती है असल में नेता को, पार्टी को। तो नतीजा ये आया कि आजसू लड़ा और ज़्यादा सीटें आई, सिर्फ 2, तो सत्ता से बाहर हो गए। अब आप देखिए अब स्थिति क्या है। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी में, वहाँ जो विधायक दल है, पार्टी है, उसमें भारी असंतोष है। वहाँ लोग टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व अभी तय नहीं कर पा रहा है कि इसको आगे बढ़ाना है, इस प्रोजेक्ट को, या नहीं बढ़ाना है। इसलिए झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बची हुई है। आप मान कर चलिए, देखिए, कांग्रेस ऐसी पार्टी हो गई है पूरे देश भर में जो कहीं भी टूट सकती है। मतलब उसके विधायक दल से मेरा मतलब है ज़्यादा, वो कहीं भी टूट सकती है। मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हारना जो है वो बहुत बड़ी सफलता हो गई। अगर नहीं होती तो बहुत से राज्यों में उसके विधायक दल में टूट होती, लेकिन झारखंड में कब ये टूट हो जाएगी ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हो जाएगी ऐसा लगा। वहाँ असंतोष है सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री के कामकाज के तरीके को लेकर। वहाँ से विधायक दिल्ली आ चुके हैं, अपनी बात बता चुके हैं, नाराज़गी जता चुके हैं, सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी के 26 और 2 आजसू के 28, 13 और विधायकों की ज़रूरत है बीजेपी को वहाँ सरकार बनाने के लिए। कब मिलेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन हेमंत सोरेन 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें मुझे पूरा शक है। ये बात हुई झारखंड की। अब आइए महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र का तो अपने आप में एक अलग ही अनुपम और अद्भुत उदाहरण है। चुनाव से पहले अलायंस हुआ बीजेपी और शिवसेना का, दोनों मिलकर चुनाव लड़े। चुनाव में जनादेश मिला, दोनों पार्टियों को बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें मिली और शिवसेना को 56 सीटें मिली। स्पष्ट बहुमत था। तो उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जागी और उनको लगा कि मुख्यमंत्री पद उन्हें चाहिए। बात बनी नहीं और उन्होंने अलायंस तोड़ दिया। बाकी क्या हुआ आपको पता है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का अलायंस हो गया। लेकिन मुश्किल ये हो रही है वहाँ कि जो शिवसैनिक हैं उनको कांग्रेस और एनसीपी का साथ रास नहीं आ रहा है। जो जिंदगी भर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, उनको अचानक बताया जा रहा है कि ये गलत राजनीति कर रहे थे। तो वहाँ असंतोष बहुत ज़्यादा है। उद्धव ठाकरे की जो मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से अकेले में आधे घंटे, उसके बाद से सरकार को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एनसीपी को लग रहा है कि उद्धव ठाकरे धोखा दे सकते हैं, शिवसेना निकल सकती है। शिवसेना को लग रहा है कि एनसीपी धोखा दे सकती है। पवार साहब पहले अमित शाह से मिलकर आए गुजरात में, अहमदाबाद में, उसके बाद प्रधानमंत्री से मिले। तो क्या खिचड़ी पक रही है? ऐसा तो नहीं कि एनसीपी और बीजेपी का अलायंस हो जाएगा। इस सब के बीच में अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है, उससे जो संदेश दिया है बीजेपी ने, वो ये कि जो गलती उसने विधानसभा चुनाव में की उसको सुधारने के लिए तैयार है। क्या गलती की? 2014 का विधानसभा चुनाव बीजेपी अकेले लड़ी थी। लगभग 250 सीटें लड़कर बीजेपी 122 सीट अकेले जीती। बाद में शिवसेना को मजबूरन साथ आना पड़ा। किसने सलाह दी, किस आधार पर हुआ ये समझौता? लोकसभा में 2019 में समझौता किया, फिर विधानसभा में किया। अगर विधानसभा में अकेले लड़े होते तो शायद स्थिति बेहतर हुई होती। 155-60 सीटें लड़कर 106 सीट पर जीते। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान बीजेपी ने अपना किया। तो इस पुनर्गठन में जिस तरह से नारायण राणे को मंत्री बनाया गया है, केंद्र में प्रमुखता दी गई है, कोंकण उनका जो है
जनाधार का क्षेत्र है, वहीं शिवसेना का भी गढ़ है। तो इसलिए बीजेपी ये संकेत दे रही कि उसने पूरी तैयारी कर ली है, पूरा सामाजिक समीकरण बिठा रही है इस तरह से कि अगला चुनाव उसको अकेले लड़ना है। लेकिन इस बीच में सरकार, एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, आपको बताया था कि सरकार की जब बातचीत चल रही थी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की, और कांग्रेस नई नई शर्तें रख रही थी, उस बीच में शिवसैनिक टूटने को तैयार थे। उस समय देवेंद्र फडणवीस ने मना कर दिया था कि हमको सरकार नहीं बनानी चाहिए। उनका ये कहना था कि अगर इस समय सरकार बनाएंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा कि गुजरात के लोगों ने मराठियों की सरकार या मराठों की सरकार नहीं बनने दी, तो वो उसका नुकसान जो है हमको आगे चलकर हो जाएगा, इसलिए अभी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसकी तैयारी है। नारायण राणे को दिल्ली भेजकर एक तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के लिए पूरा मैदान खाली करा दिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने। तो उनके लिए अब खुलकर शिवसेना का विरोध करना और सरकार बनाने की कोशिश करने का एक बड़ा अवसर है। शिवसेना में जिस तरह से लगातार असंतोष बढ़ रहा है, वो एक कारण बन सकता है, या राजनीति में पता नहीं कब कौन सा कारण बने, तो आप उसको भी समझिए। दूसरा, इस बात पर नज़र आपकी होनी चाहिए जो नया मंत्रालय बना है, ये सहकारिता का प्रभारी जिसका जो है, जो अमित शाह को जिसकी जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो एनसीपी और कांग्रेस का बहुत बड़ा जो है वो कहें कि आर्थिक रीढ़ है। वहाँ से केवल पैसे का मामला नहीं कि वहाँ से पैसा आता है, वहाँ नौकरी देने का मौका मिलता है, वहाँ लोगों को और दूसरी तरह से ओब्लाइज करने का जो है वो अवसर और साधन मिलता है। तो वो जो तंत्र है उसको देवेंद्र फडणवीस तोड़ने की कोशिश कर रहे थे अपने पिछले कार्यकाल में, कुछ हद तक सफल भी हुए थे, लेकिन फिर से सरकार चली गई तो अब वो स्थिति फिर से पुरानी जैसी हो गई। महाराष्ट्र में और केरल में खास तौर से बीजेपी इस तंत्र को तोड़ना चाहती है, इसलिए भी महाराष्ट्र में फिर से सत्ता में आना बीजेपी को जरूरी लग रहा है कि अगर एनसीपी और कांग्रेस का जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो टूट जाए तो आगे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इस उद्धव ठाकरे कितने दिन के मेहमान हैं, कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि वो 5 साल शायद नहीं रह पाएंगे। तीसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान की कहानी थोड़ा विचित्र है। यहाँ भी वही हुआ जो झारखंड में हुआ। यहाँ भी साल भर 1.5 साल पहले से नज़र आ रहा था कि वसुंधरा राजे अपनी अलोकप्रियता के शीर्ष पर है। अगर उनको हटा दिया जाए, आम लोगों की धारणा थी कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए या उनको हटाकर किसी और के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो बीजेपी वापस लौट सकती है, और रिजल्ट इसकी ओर इशारा भी करते हैं। कांग्रेस को 99 सीट मिली, 200 की विधानसभा है, 101 चाहिए बहुमत के लिए। बहुमत स्पष्ट नहीं मिला चुनाव के नतीजे में। एक सीट जो है आरएलडी को मिली थी जो अलायंस में थी, तो इसलिए 100 हुई। अभी जो बहुमत बना उसके बाद 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के जीत कर आए, जिनको तोड़कर उनका मर्जर करा लिया गया, कांग्रेस ने मर्जर करा लिया। अब वो मामला, अब बसपा ने जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किए, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि किसी नेशनल पार्टी का किसी उसकी रीजनल इकाई कैसे मर्जर कर सकती है। तो ये एक बड़ा संवैधानिक सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक नेशनल पार्टी है, उसकी अलग अलग राज्य इकाइयां हैं, कोई एक राज्य इकाई का विधायक दल तय करे और जो है किसी और पार्टी में मर्ज हो जाए। क्या ये संभव है? तो इस पर अगर फैसला प्रतिकूल आता है सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा मामला, राजस्थान के मुख्यमंत्री के सर पर जो तलवार लटक रही है वो फोन टैपिंग का मामला है। उसकी जांच शुरू हो गई है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है और जल्दी ही इस मामले में पूछताछ होने वाली है। तीसरा मामला,
सचिन पायलट का। आपको पता है सचिन पायलट का विरोध अभी खत्म नहीं हुआ, उनकी बगावत खत्म नहीं हुई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी सूरत में उनको एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। वही स्थिति है जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, यहाँ अशोक गहलोत सचिन पायलट को एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। कैप्टन पर दबाव इसलिए ज़्यादा है कि 7-8 महीने बाद चुनाव है। राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है, तो इसलिए अशोक गहलोत पर उस तरह का दबाव नहीं है जैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर है। लेकिन जिस दिन वसुंधरा राजे सिंधिया, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और सचिन पायलट तीनों एक पेज पर होंगे, तीनों एक मत होंगे, उस दिन राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए इन 3 राज्य सरकारों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नज़र होनी चाहिए और राजनीतिक दलों के लिए सबक सीखने का भी ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो ये है कि कैसे गलत फैसले से आप एडवांटेज की स्थिति से डिसएडवांटेज की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते फिर आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।